प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर बोर्ड में काफी बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। महाभारत जो 12th बोर्ड की एनसीईआरटी में वर्णित है, जिस पर चर्चा हो रही है, उसकी भाषा कौन सी है और उसी के साथ साथ उसके अंदर लिखा हुआ क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है। तो आइए बात करते हैं महाभारत की भाषा और विषय वस्तु पर। सबसे पहले इसकी भाषा है तो संस्कृत, लेकिन उस संस्कृत के आगे मैं एक शब्द लगा रही हूं, वह क्या है? सरल संस्कृत। सरल संस्कृत का क्या मतलब है? जो वेदों में प्रयुक्त संस्कृत भाषा है वैसी ये क्लिष्ट नहीं है। जैसे वेद आपने पढ़े वैदिक पीरियड के अंदर, जैसे आपने प्रशस्तियां पढ़ी, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, मंदसौर अभिलेख है, इन प्रशस्तियों में जिस प्रकार से संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही टफ है, ऐसी नहीं है। जो हमारी महाभारत की भाषा है वह है तो संस्कृत। जो वीएसओ कथांकर साहब जिस पर समालोचनात्मक संस्करण बनाते हैं वह संस्कृत सरल भाषा में। इसका क्या मतलब है? इससे यह पता चलता है कि इसका प्रचार प्रसार जो होता होगा वह बहुत ही व्यापक हुआ होगा। जो सरल होगा तभी तो फैलेगा। बहुत ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज होगी तो ज्यादा लोग नहीं पढ़ सकेंगे, इजी लैंग्वेज होगी जब तो ज्यादा लोग उसको समझ सकेंगे। तो ऐसा लगता है कि इसको ज्यादा प्रचार प्रसार करना था, इसीलिए इसकी भाषा सरल संस्कृत लिखी गई। अब बात करते हैं इसकी विषय वस्तु। इसके जो अंदर, जैसे आपकी 12th की बुक है, 3 अलग अलग बुक में उसको बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ठीक इसी प्रकार जो महाभारत है उसकी विषय वस्तु भी अगर हम देखें तो वह 2 भागों में मिलती है। पहले में क्या मिलता है? पहले में हमें आख्यान मिलते हैं। आख्यान का क्या मतलब होता है? आख्यान का मतलब कहानियां, कहानियों का संग्रह है। और दूसरा जो भाग है वह उपदेशात्मक भाग है। उपदेशात्मक भाग का क्या मीनिंग है? इसका मतलब है ज्ञान जिसमें दिया गया हो, जिसमें शिक्षा मिलती हो। जो समाज था उस समय का, उस समाज के जो आचार विचार थे, आचार विचार यानी कैसे जीना है उनको, किस प्रकार से नियम कायदे कानून होने चाहिए, उन आचार विचार के मानदंडों का संकलन इसमें किया गया है। मानदंडों का संकलन। जैसे आज हमारा संविधान है और संविधान के अनुसार हम चलते हैं। चोरी करना, किसी को अपशब्द कहना, ये सब गलत है ना? आपके खिलाफ केस हो सकता है, मानहानि का दावा लगा सकता है अगला व्यक्ति। ठीक उसी प्रकार से उस समय के लिए यह जो पुस्तक थी उसमें रूल्स होते थे, मानदंड होते थे। किस में डाले गए? उपदेशात्मक भाग में डाले गए। कहा जाता है कि आख्यान वास्तव में महाभारत एक नाटकीय कथानक था और उपदेशात्मक भाग जो है वो बहुत बाद में जोड़े गए। जैसे एक नाटक चलता है उसी प्रकार से एक पात्र बोलता है, फिर दूसरा पात्र बोलता है। इसी प्रकार से यह महाभारत लिखी हुई है, एक व्यक्ति बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा। कुछ कहानियों को भी इसमें डाला गया है। लेकिन यह जो मैंने बांटा है इसकी विषय वस्तु को, क्या 100% जैसे लोहे की लकीर है? नहीं, ऐसा नहीं था। ये एकांकी नहीं था, यानी कोई ऐसी कहानी भी हो सकती थी जिसमें शिक्षा मिलती है और कोई शिक्षा के साथ साथ कोई कहानी भी मिल सकती है। इस तरीके से इसकी विषय वस्तु है। उपदेशात्मक का तात्पर्य क्या होता है? निर्देश। अब बोर्ड में एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान कहां पर है महाभारत का? तो जो गीता है वह सबसे जबरदस्त ज्ञान का भाग है। महाभारत के भीष्म पर्व में यह है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। कहां पर? कुरुक्षेत्र रणभूमि में। जब देखो अर्जुन थोड़े दुखी हो रहे हैं, भाई बहनों को ऊपर तीर चलाना बड़ा मुश्किल है ना, बांधवी तो है, तो उन्हें कैसे मारा जाए, लेकिन सत्य की राह पर चलना है। तो कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि थी उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और यह महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। अब बात करते, क्या महाभारत इतिहास है? क्या महाभारत को इतिहास में रख सकते हैं? यस, महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। जो हमारी आरंभिक संस्कृत परंपरा है उसमें, आरंभिक संस्कृत परंपरा, उसके अंदर महाभारत को क्या कहा गया है? संस्कृत परंपरा में कहा गया है कि यस, महाभारत क्या है? महाभारत इतिहास है। इतिहास का मतलब क्या होता है? ऐसा ही था, ऐसा ही था। इतिहास का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई स्टोरी सुनी, वह सच है या नहीं, लेकिन फिर भी वह बस बता दी, ऐसा नहीं। फैक्चुअल होना चाहिए, बेस उसका जो है फैक्ट पर आधारित होता है और वह बिल्कुल सही होने चाहिए। जब हम काफी सोर्स से उसको तुलना करते हैं और वह सही निकलता है तब इतिहास की श्रेणी में उसे रखते हैं। ऐसे ही हम कुछ मनगढ़ंत कहानियों को नहीं रख सकते। तो क्या महाभारत इतिहास है? यस, महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। विभिन्न सामाजिक समुदाय है, उनके आचार विचार के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। क्या सिस्टम था, किस प्रकार से विवाह होता था, किस प्रकार से धन संपत्ति का बंटवारा होता था, राजा का अधिकार क्षेत्र क्या होगा, बहुत सारी बातें हैं जो इसमें हमें पता चलती है। तो विभिन्न श्रेणियों के आचार विचार का लेखा जोखा इसके अंदर किया गया है। अब बात करते इसको लिखा किसने है?
क्या एक व्यक्ति है उसने महाभारत लिखी है? क्या वेद व्यास जी महाभारत की रचयिता है? नहीं। हिस्ट्री के स्टूडेंट को यह ध्यान रखना है कि महाभारत की मूल कथा के जो रचयिता थे वो भाट सारथी थे। भाट सारथी, सारथी का मतलब ड्राइवर। जैसे आप गाड़ी ड्राइवर के साथ जाते हो, गाड़ी में ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उसी प्रकार से सारथी यानी जो उसकी गाड़ी का चलाने वाला। भाट उनकी जाति, इसको सुत भी कहा जाता है। ये लोग साथ में जाते थे क्षत्रिय योद्धाओं के, और युद्धों को अपनी आंखों से देखते थे। क्षत्रिय योद्धा जो होते थे, जो युद्ध करने वाले हैं, उनको देखते थे अपनी आंखों से, और उनकी जो उपलब्धियां होती थी उसके ऊपर कविताएं, रचनाएं लिखते थे। लिखा नहीं, मौखिक रूप से। तो ये भाट सारथी जो है, यह साथ में गए, इन्होंने देखा, जो जीत हुई उसके ऊपर कविताएं, कहानियां, उसकी रचनाएं जो है वो मौखिक रूप से प्रेषित करी। समय बीतता चला गया। आगे आ जाओ, 500 ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, महाजनपद आप सभी पढ़ चुके हैं। 500 ईसा पूर्व ब्राह्मणों ने इसको लिखना शुरू किया। ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अधिकार किया। अधिकार मतलब ब्राह्मणों ने जीत ली? नहीं, ब्राह्मणों ने जीत नहीं ली है। वास्तव में इसका मतलब है ब्राह्मणों ने इसको लिखना शुरू किया। कब? 500 ईसा पूर्व। ऐसा क्या हुआ जो ब्राह्मणों ने लिखा? जो हम देखते हैं कुरु, पांचाल, ये जनपद थे, ये क्या हो रहे थे? धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। कुरु जनपद, पांचाल जनपद, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 16 महाजनपद आप पढ़ते हो। धीरे धीरे यह सरदार सरदारी से राजा, राजतंत्र बन रहे थे, राज्य बन रहे थे। तो राजा चाहते थे कि भाई इतिहास को लिखा जाए, हमारे पूर्वज कौन थे उसके बारे में अच्छे से जानकारी दी जाए। तो इसी वजह से ब्राह्मणों को राजा ने कहा, जो नवीन मानदंड है उसको लिखो। नवीन मानदंड स्थापित करना चाहता है राजा। उथल पुथल का दौर चल रहा है बहुत जबरदस्त। राजा चाहता है किताबों में सब कुछ स्पष्ट रूप से लिख दो, और इसी वजह से ब्राह्मणों ने लिखना शुरू करा और महाभारत की कथा को जो है लिखा था। महाभारत की रचना कब तक होती रही? 1000 साल तक बार बार इसको लिखा गया। हम 500 ईसा पूर्व से शुरू करते हैं और उससे लेकर 1000 साल तक इसकी रचना होती रही। राजा क्या चाहता है? राजा चाहता है एकदम बढ़िया तरीके से, कुरु पांचाल का जो राजा है वह चाहते थे भाई इतिहास को एकदम नियमित रूप से लिख दो, और इसीलिए किसको आदेश दिया? ब्राह्मणों को आदेश दिया। ब्राह्मणों को क्या कहा कि भाई आप पूरा इतिहास लिखो। किसका? कुरु जनपद का। किसका? पांचाल जनपद का, क्योंकि यहाँ पर अब राजा शक्तिशाली हो रहे हैं, और इसी वजह से महाभारत लिखी गई। चलो, अब महाभारत लिखना शुरू हुई, 500 ईसा पूर्व लिखी गई, फिर 100 साल बाद फिर लिखी गई, बार बार लिखी गई। अब इसमें कुछ क्या एडिशन हुए वह देखोगे। 200 ईसा पूर्व हम क्या देखते हैं? 200 ईसा पूर्व एक नई चीज हमें इतिहास में दिखाई देती है, जो 200 ईस्वी तक दिखाई देती है। यहाँ पर विष्णु की आराधना प्रभावी हुई। पहले इंद्र, अग्नि, इन देवताओं की पूजा होती थी। अब वो देवता गौण होकर उसके स्थान पर विष्णु देवता प्रभावी हो गए। विष्णु देवता की अब बहुत जबरदस्त पूजा हो रही है सभी जगह पर, चाहे साहित्य में देख लो, ग्रंथों में देख लो, अभिलेखों में देख लो, हमें विष्णु देवता का जिक्र मिलता है। तो देखो यहाँ पर जब इस समय महाभारत लिखी जा रही, हमने कहा 1000 साल तक महाभारत लिखी जाती रही, तो 200 ईसा पूर्व जब विष्णु भगवान की पूजा सब जगह हो रही है, जब वह देवता महत्वपूर्ण हो गए, तो एक बड़ी बात महाभारत में ऐड कर दी गई। क्या ऐड कर दी गई? जो इनका विशेष नायक है, कौन है? कृष्ण। उसको क्या कह दिया? कृष्ण विष्णु का अवतार है। तो जो मेन अभिनायक, अधिनायक जो हमारे कृष्ण भगवान है, उन्हें क्या कह दिया? यह तो विष्णु का ही अवतार है। तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी यह बड़ा परिवर्तन देखते हैं। अब एक और बात बताती हूँ, 200 से 400 ईस्वी, पहले सिर्फ ये नाट्य कथानक ही था, लेकिन 200 से 400 ईस्वी हम क्या देखते हैं? जो महाभारत लिखी गई थी, देखो महाभारत अलग अलग समय में लिखी गई है, बार बार उसमें परिवर्तन आया है। मान लो महाभारत जो है इतनी सी है, फिर अब इसमें और ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? जो ज्ञान की बातें थी, जो उपदेश थे, वह कब जोड़ दिए गए? 200 ईस्वी से 400 ईस्वी तक मनुस्मृति की तरह उपदेशात्मक जो बातें हैं वह भी इसमें ग्रंथ जो है वह जोड़ दिए गए, और इस प्रकार महाभारत जो है बहुत बड़ी हो गई। पहले 10,000 श्लोक हुआ करते थे इसमें, उससे बढ़कर 1,00,000 श्लोकों से भी ज्यादा आज वर्तमान में महाभारत में मिलते हैं। श्लोकों से भी ज्यादा जो है उसमें ऐड होते गए। जय संहिता, फिर उसके बाद इसको महाभारत का रूप दे दिया गया, और 1,00,000 श्लोक से भी ज्यादा आज वर्तमान में है। साहित्यिक परंपरा के अनुसार हम देखें तो इसके रचयिता किसे माना गया है? साहित्यिक परंपरा के अनुसार इसके रचयिता वेद व्यास जी, वेद व्यास जी को इसके रचयिता माना गया है। लेकिन वास्तव में इसकी रचना हजारों साल तक होती रही, तब आज यह रूप हमें दिखाई देता है। देखो, यह फारसी लिपि में हमें पता चलता है कि श्री गणेश जी को सुनाई थी वेद व्यास जी ने एक कथा, और गणेश जी लिपिक का काम कर रहे हैं, यानी लिख रहे हैं गणेश जी इसको। इस तरह की फोटोज हमें काफी कुछ जगह पर मिलती है।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी बच्चों। बिग समर सेल, बहुत ज्यादा विद्यार्थियों का यह बहुत ज्यादा मांग आई, इच्छा आई कि मैडम इस समर सेल को थोड़ा सा बढ़ा दे। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो ले नहीं पाए, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही यह जो समर सेल है उसको हमने बढ़ा दिया है। कहां तक? 30 जून तक। याद रहे यह समर सेल 30 जून तक ही बढ़ाई गई है और इसमें आपको 90% तक का तो डिस्काउंट मिल ही रहा है, लेकिन इसी के साथ 13% का डिस्काउंट अगर आप यूसी 13 कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा। कौन से कोर्स पर? न केवल 6 से 12 तक के ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूशन कोर्सेज पर, इसी के साथ सीयूईटी, नीट, जी, क्लैट, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस, इसमें भी आपको यह छूट 30 जून तक दी जा रही है। उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन एकेडमिक सेशन 2024-25 की शुरुआत हमने कर दी है। चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं। 6 से 8 तक के बच्चे का जो फी रहेगी वो मात्र 2000 रुपये। 9th 10th के 3000 और 11th 12th के जो है आर्ट्स और साइंस लाइव क्लासेस जो हैं उसकी रेट कितनी रहेगी? 3500 रुपये रहेगी। यह डिस्काउंट जो है आपको इस पर भी दिया जा रहा है। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेते हो तो उसकी रेट कितनी रहेगी? आर्ट्स साइंस की 2500 और कॉमर्स की 2500। पर मैं आपको एडवाइस दूंगी, आप लाइव कोर्स लोगे तो रेगुलर हमारे टच में रहोगे। हम बार बार आपको मोटिवेट भी करते हैं, आपका कोर्स भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है। कोई समस्या होती है तो हाथों हाथ समाधान हो जाता है और रेगुलर टेस्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं तो उससे भी ज्ञान बढ़ता है। तो अच्छा रहेगा कि आप लाइव कोर्स लें। फिर आपकी इच्छा है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, सीबीएसई, आरबीएसई, एमपी, यूपी, बिहार बोर्ड, किसी के भी स्टूडेंट हैं, 11th 12th का कॉमर्स का कोर्स 2500 में रिकॉर्डेड रहेगा और आर्ट्स और साइंस का 11th 12th का कोर्स जो है 2500 में आपको मिलने वाला है, जिस पर आपको 90% डिस्काउंट और 13% अतिरिक्त छूट मिल रही। हम क्यों उत्कर्ष का ही कोर्स लें? आखिर ऐसा उत्कर्ष कोर्स में क्या विशेष है? तो उसके कुछ फीचर्स, कुछ स्पेशल जो बातें हैं वह बता देती हूँ मैं आपको, कि आपको बहुत ही शानदार गुरुजन जो है वह पढ़ाने वाले उत्तम गुणवत्ता युक्त बहुत सालों के अनुभवी टीचर्स हैं जो आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। इसी के साथ लाइव और रिकॉर्डेड आपको वीडियो लेक्चर देखने को मिलेंगे, ऑडियो लेक्चर मिलेंगे, ई नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे। हम जो लिख रहे हैं बोर्ड पर उसकी क्लास पीडीएफ भी आपको मिलेगी। आपके अगर नॉन बोर्ड क्लास है, टर्म 1, 2, 3 हाफ ईयरली कोर्स है, तो उसका भी हम प्रिपरेशन करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं तो अब आप हमारे से कुछ हेल्प नहीं ले सकते। 100% हम आपकी हेल्प करेंगे और उसकी तैयारी को बहुत ही बढ़िया करेंगे। इसके साथ ऑल इंडिया वीकली टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की जाती है, जिसमें आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। और इसके साथ साथ लास्ट जो है प्रैक्टिस एमसीक्यूज, अभी सभी बोर्ड में चाहे राजस्थान, यूपी, बिहार, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज जो है पूछते हैं। हम खूब सारे एमसीक्यूज की झड़ी लाने वाले, जिससे आपके एक भी नंबर नहीं कटे, 100 में से 100 का जो ड्रीम है वह पूरा हो सके। तो देर किस बात की, आज ही इस ऑफर का फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए।